हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एनएसआर स्टार्ट किया था और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन दो टाइप से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम तीन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, SN1, SN2 और SNI, और इनडायरेक्ट में हम दो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, SNAR और SNAE। तो सबसे पहले जब मैंने आपको डायरेक्ट के बारे में बताया था तो मैंने बोला था कि SN1, SN2 और SNI मैकेनिज्म हम एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स और ईथर्स में पढ़ते हैं। ये तीन चैप्टर है जिसमें हम ये तीन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और आपको पता है कल लास्ट लेक्चर में हमने SN1 और SN2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था। और कल आपने एक चीज नोटिस की होगी, जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे, जितने भी एग्जाम्पल हमने किए थे, वो सारे आपके एल्काइल हैलाइड्स के थे। ठीक, ओनली एल्काइल हैलाइड पे हमने एनएसआर पढ़ी थी। आज हम एनएसआर रिएक्शन एल्कोहल में और ईथर में पढ़ेंगे। यानी अपने को आज क्या पढ़ना है, एनएसआर इन एल्कोहल्स एंड ईथर्स। और इसके साथ साथ हम एसएनआई मैकेनिज्म भी पढ़ने वाले हैं। तो आपको आज के लेक्चर का एजेंडा समझ में आ गया, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, आज के लेक्चर में ये मैकेनिज्म तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम 4 to 5 नेम रिएक्शन भी करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है, आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो रिएक्शन हम पढ़ते हैं एनएसआर इन ईथर और एनएसआर इन अल्कोहल, यहां से भी आपके डायरेक्ट में एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन इन नेम रिएक्शन से। आप ये मान के चलो आज के लेक्चर से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आपको एक एक चीज को ध्यान से समझना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है। फिर इसके साथ साथ आपको पैरेलल एनसीईआरटी भी पढ़ना है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। पहले कंप्लीट एनसीईआरटी की एक एक चीज मैं यहां पे आपको करवा दूंगा। फिर पूरा लेक्चर के नोट्स अच्छे से समझने के बाद, पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद आप अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लेना। ठीक, अब देखो, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखो पहला ही हमने किससे स्टार्ट किया है, नेम रिएक्शन से स्टार्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये रिएक्शन पूछी ना गई हो। तो इस पे आप साथ के साथ लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। बात समझ में आ रही है? हेडिंग डाल दिया आपने, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसका मतलब देखो क्या है, ईथर सिंथेसिस। नाम से ही पता चल रहा है कि ईथर बनने वाला है। ठीक, रिएक्शन कैसे होगी वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो इसमें हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, यहां पे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है। ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड होता है। भाई सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनता है, देखो जैसे मान लीजिए ये एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, NaOH के साथ करवा दी। यहां से ये OH माइनस देगा, ये H प्लस देगा, तो क्या बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका सोडियम एल्कोक्साइड। समझ आया कि नहीं आया? ये तो बिल्कुल इजी है, सबको आता है। ठीक, लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसको साइड में रख देता हूं यहाँ पे। ठीक, अगर आपको लिखना बाद में नोट डाउन कर देना। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर यहाँ पे एल्काइल हैलाइड जो हमने लिया है, ये हम स्मॉल एल्काइल हैलाइड ले लें, यानी 1 डिग्री या 2 डिग्री ले लें, ठीक, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो यहां पे आपकी SN2 रिएक्शन होगी। SN2 मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहां पे क्या है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो एनायनिक है और एनायनिक न्यूक्लियोफाइल मेनली आपकी SN2 रिएक्शन देते हैं, ना कि SN1। मैंने कल लिखवाया था, इन जनरल एनायनिक न्यूक्लियोफाइल गिव्स SN2 मैकेनिज्म। और अगर बात की जाए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की, वो किसके थ्रू जाएंगे, SN1 मैकेनिज्म बताया था। तो यहां पे क्या बन जाता है, देखो ईथर बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है तो सिमेट्रिक ईथर, और अगर अलग अलग हो जाए तो अनसिमेट्रिक ईथर बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? कर लेंगे भाई ऐसे, समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब देखो अगर यहां पे अपने को टर्सरी हैलाइड दे दिया जाए और इसकी रिएक्शन अगर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाए, तो यहां पे SN2 रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पे ये टर्सरी हैलाइड है और टर्सरी हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है। जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी वहां पे आपकी SN2 रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, E2 रिएक्शन होगी, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्कीन मिलेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? देखो सिंपल सा फंडा है। वैसे भी अगर हम बात करें, आगे मैं लिखवा दूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एनायनिक रीजेंट है तो जनरली किसको फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म या E2 मैकेनिज्म को। अगर आपका न्यूट्रल रीजेंट है
तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो उसमें SN1 रिएक्शन भी हो सकती है और E1 रिएक्शन भी हो सकती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ? इसको अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जब चारों रिएक्शन का कंपैरिजन मैं आपको करवाऊंगा, एक एक चीज में वहां पे आपको लिखवाऊंगा। बात समझ में आ रही? अब बात यह है कि यहां पे SN2 हुई, NSR हुई और यहां पे एलिमिनेशन यानी E2 रिएक्शन हुई। ऐसा क्यों? देखो होता क्या है, यहां पे ये एनायन है, ये वही न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल बेस का भी काम कर सकता है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेसिस बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। तो न्यूक्लियोफाइल बेस का काम कर सकता है। होता क्या है, टर्सरी हैलाइड अगर आप ले लें, जैसे मान लीजिए ये ले लिया आपने, ठीक, ये टर्सरी हैलाइड है। देखो यहां पे ये आपने सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, ठीक, ये क्या करेगा, यहां पे ये आपका SN2 रिएक्शन ना देके पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो यहां पे किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करने के बजाय बेस का काम करता है, और बेस का काम करते हुए यहां से H+ को रिमूव कर देता है। जैसे ही H+ को रिमूव करेगा तो यह आपको ऐसा नजर आएगा, देखो ये यहां पे CH2- बनेगा और ये CH3 बनेगा और ये Br, तो ये बॉन्ड यहां आएगा और ये अपना बॉन्ड लेकर निकल लेगा। फिर आपको सीधी सीधी क्या दिखाई देगी, एल्कीन नजर आएगी, और इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है? E2 मैकेनिज्म के थ्रू। समझ आ रही बात? E2 मैकेनिज्म आपने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए ना नोट डाउन करने की जरूरत है ना टेंशन लेने की जरूरत है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम एग्जांपल्स कर लेते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए मुझे एक एग्जांपल यहां पे ऐसे दे दिया जाए, जैसे CH3Cl लिख के दे दिया और यहां पे लिख दिया मेरे को टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब देखो क्या होता है, ये आपका CH3 दिस इज टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ये होगा आपका। तो यहां पे आपने क्या देखा, आपको मेन फोकस किस पे करना है, बेस पे या न्यूक्लियोफाइल पे फोकस नहीं करना, रिजेंट पे फोकस नहीं करना। आपको आपका मेन फोकस कहां होना चाहिए, हैलाइड पे होना चाहिए, रिएक्टेंट पे होना चाहिए। ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री तो क्या देगा, SN2 रिएक्शन देगा, और SN2 रिएक्शन देगा तो क्या बन जाएगा आपका, यहां पे ये बन जाएगा, ईथर बना कि नहीं बना, बोलो भाई, समझ आ रही बात? ठीक, नेक्स्ट अगर यहां पे आपको इथाइल क्लोराइड दे दिया जाता है या इथाइल ब्रोमाइड दे दिया जाता और यहां पे भी लिख देता टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, ठीक, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इसमें भी देखो अल्काइल हैलाइड कैसा है, स्मॉल है, प्राइमरी है, तो यहां पे भी आपकी क्या हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। और SN2 रिएक्शन होते हुए यहां पे क्या होगा, ये आपका क्या बन जाएगा, CH3OCH2CH3, ठीक, ईथर बन जाएगा। समझ आ रही बात? और एक बात का और ध्यान रखना, यहां पे NCERT तो बल्कि ये भी कहता है कि 1 डिग्री और ओनली प्राइमरी हैलाइड जो होते हैं वो मेनली आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस देते हैं। अगर हम सेकेंडरी हैलाइड में भी बल्कीनेस आ जाती है, या टर्सरी अगर ले लें, टर्सरी में तो श्योर ही है आपकी E2 ही होगी, बस NCERT के अकॉर्डिंग कर लो। उसने लिखा है कि प्राइमरी हैलाइड क्या देंगे, प्राइमरी हैलाइड आपकी SN2 रिएक्शन देंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस देंगे, ठीक। और टर्सरी अगर जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी वहां पे हम क्या कर लेंगे, वहां पे बोलो क्या होगा भाई, वहां पे आपको पता है E2 रिएक्शन हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे, अच्छा ये रिएक्शन जो नीचे लिखी है ना मैंने, ये NCERT में दी गई है, लिख लेना, इस पे NCERT की रिएक्शन है, ठीक, NCERT का एग्जांपल है ये। देखो नेक्स्ट मान लीजिए अगर एग्जामिनर अपने को ऐसे दे दे, ये टर्सरी हैलाइड दे दिया, ठीक, और इसकी रिएक्शन मान लीजिए इसके साथ दे दी, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, ठीक। इसमें क्या होगा, आपने क्या देखा, टर्सरी हैलाइड है, जैसे ही टर्सरी हैलाइड आपने देखा SN2 तो होनी नहीं है, E2 हो जाएगी, और सिंपल आप क्या बना देंगे, यहां पे एल्कीन बना देंगे। इसमें कोई डाउट है क्या? कर लेंगे, ऐसे इजीली कर लेते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट मान लीजिए अब यहां पे अगर आपको ऐसा दे रखा, जैसे मान लीजिए ये दे दिया CH3Cl, और यहां पे आपको एक रिएक्शन दी गई, ये दे दिया फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड। यहां पे क्या होगा, अब ये यहां पे आकर के अटैक करेगा ऐसे, ठीक, ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो आपने एनिसोल बना लिया कि नहीं बना लिया भाई, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। और यहां पे NaCl निकल जाएगा, ठीक। ये रिएक्शन भी आपकी NCERT में दी हुई है, बस डिफरेंस यहां पे क्या है, इस रिएक्शन में NCERT में वहां पे RX लिखा हुआ है, कर लोगे,
भाई रिएक्शन में RX लिख दिया और वहां पे फिनोक्साइड आयन के ऊपर R लगा दिया, बस इतना सा डिफरेंस है। ये क्या बनता है? एनिसोल बनता है। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज ही आगे एक लेक्चर में एक रिएक्शन में और मैं इसको यूज करूंगा, वहां पे आपको बताऊंगा कैसे नीट में इस पे क्वेश्चन आया था। समझ आ रही बात? और वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्लास नोट से आया था, ये भी बताऊंगा कैसे आया था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें इतना काफी है। आप एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, और एग्जाम्पल करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो। मान लीजिए यहां पे आपको ये दे दिया जाए, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्शन विद सोडियम इथोक्साइड, ये दे दिया आपको सोडियम इथोक्साइड, और इसको ऐसे भी लिख देता है ETONA, है ना, ये भी लिख देता है, और लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ऐसा भी लिख सकता है। ठीक, अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इधर। देखो ये क्या है, ये सेकेंडरी हैलाइड है। अब सेकेंडरी हैलाइड, जैसा मैंने आपको बताया था, प्राइमरी हैलाइड या सेकेंडरी हैलाइड आपकी SN2 रिएक्शन दे सकते हैं। तो यहां पे ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 रिएक्शन होगी, और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ईथर बनेगा। कैसे? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से मेजर प्रोडक्ट आपका ईथर बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? कर सकते हैं ऐसे इजीली, कर लोगे। ये रिएक्शन यहां पे SN2 हुई है, ये ध्यान रखना आपको। तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं कि चाहे 1 डिग्री हैलाइड हो या 2nd डिग्री हैलाइड हो, लेकिन उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल कम होनी चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी SN2 को उतना ज्यादा फेवर करेगा। टर्सरी हैलाइड होगा या ज्यादा स्टेरिकली क्राउडेड होगा, वो किसको फेवर करेगा? वो आपकी E2 को फेवर करेगा। बात समझ में आ गई? आप ये स्टेरिक हिंड्रेंस किस पे देख रहे हो? आप ये रिएक्टेंट पे देख रहे हो। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये मत देखना कि ये आपको बड़ा सा बेस दिख गया या बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल दिख गया और वहां भी आप SN2 कराने की कोशिश कर रहे, E2 कराने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये देखा आपने, अरे यार तो बड़ा सा साइज दिया यार, ये भाई रीजेंट दिया गया है। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। आपको इस पे फोकस करना है। ये तो 1 डिग्री है ना, और 1 डिग्री है तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो आपकी SN2 रिएक्शन होगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे खास बात बता दूं, ये एग्जांपल जो मैंने आपको करवा दिए, 3 एग्जांपल ये करवाए हैं, 2 एग्जांपल ये करवाए हैं, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना ही आपका NCERT में एक्सप्लेन किया गया है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, और इस रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे से समझ के नोट डाउन करना है, और आपको याद भी रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में इस रिएक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ आ रही बात? नेम रिएक्शन है, एक अलग पेज पे नोट कर लेना। मैंने बताया था आपको, नेम रिएक्शन अभी से अलग पेज पे नोट करते चलो कि आपने किस सीक्वेंस में पढ़ी है। जब आप रिवीजन करेंगे नेम रिएक्शंस का, आपकी एक जगह रहेंगी, रिवीजन करने में आसान होगा। दूसरा, जब आप नोट्स अभी लेक्चर देख रहे हो, साथ के साथ नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद अलग से अलग कॉपी पे नेम रिएक्शन को लिखोगे, एक बार और रिमाइंड हो जाएगी, आपका ही बेनिफिट है। तो प्लीज अलग से भी जरूर लिखें, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी भी हम एल्काइल हैलाइड की ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, साथ के साथ हेडिंग लिख लो, बिल्कुल इजी है। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, यहां पे हमने क्या लिया, एक एल्काइल हैलाइड ले लिया। एल्काइल हैलाइड अगर आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री है, और इसकी रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाई जाए, और अमोनिया यहां पे हम एक्सेस में लें, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो SN2 के थ्रू बनेगा, और क्या बनेगा? RNH2 बनेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? यानी प्राइमरी अमीन यहां पे आपका बन गया, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, यहां पे अगर बात की जाए क्या बन रहा है? प्राइमरी अमीन बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहां पे अगर आप किसके साथ रिएक्शन करो, यहां पे अगर टर्सरी हैलाइड ले लो और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, अमोनिया अगर आपने एक्सेस में लिया है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे SN2 रिएक्शन नहीं होगी, इस बार E2 रिएक्शन होगी और एल्कीन बन जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो आप इजीली। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसा भी कर सकते हो, ये RX ले लिया, ठीक, यहां पे RX आपने ले लिया, और RX की रिएक्शन किसके साथ करा दी? प्राइमरी अमीन के साथ करवा दी। तो प्राइमरी अमीन के साथ करवाई आपने, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो यहां पे ऐसे सेकेंडरी अमीन बना सकते हो, और टर्सरी अमीन भी आप यहां पे बना सकते हो। कोई डाउट है क्या? ये भी आपका SN2 रिएक्शन से हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ऐसे ही टर्सरी भी बना सकते हो, बिल्कुल छोटे छोटे ले लो, बड़े एल्काइल हैलाइड मत लेना। ठीक, ये RNHR ले लिया, सेकेंडरी अमीन ले लिया, यहाँ पे इसकी रिएक्शन यहाँ पे 1 डिग्री या 2 डिग्री बिल्कुल छोटा सा रखा है, तो SN2 के साथ करवाओगे,
तो क्या होगा RNR ऐसे बन जाएगा। ये आपका सेकेंडरी अमीन था, पहले आपने प्राइमरी अमीन बनाया, ये टर्सरी अमीन बन गया। कर लेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, यहां पे अभी तक हम एक्सेस में क्या ले रहे थे, अमोनिया को ले रहे थे। मान लीजिए एक्सेस में मैं क्या करूं, एल्काइल हैलाइड को ले लूं। ये एल्काइल हैलाइड है, ये मैंने इस बार एक्सेस में ले लिया, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई गई। देखो अब क्या होगा, यहां पे आपका क्या बनेगा, सबसे पहले तो RNH2 बन जाएगा। अब ये RNH2 क्या करेगा, ये फिर से किस पे अटैक कर देगा, RX एक्सेस में है, ठीक, ये प्राइमरी अमीन है, तो ये वापिस इस पे अटैक कर देगा, और वापिस अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, RNHR यानी सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। और सेकेंडरी अमीन से वापिस फिर ये अगर RX के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहां पे ये टर्सरी अमीन बन जाएगा। अभी भी इसके पास लोन पेयर है और RX एक्सेस में है, तो फिर से RX इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक, ये बाहर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा RNRRR, क्वाटरनरी अमाइन बन जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात, बार बार RX पे अटैक करता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिएक्शन ऑफ RX विद एल्काइनाइड। एल्काइनाइड क्या होता है, विद सोडियम एल्काइनाइड लिखो, बल्कि सोडियम एल्काइनाइड लिखा रहता है, ठीक। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखी है टेबल में, जो कल मैंने आपको बताई थी, विद सोडियम एल्काइनाइड, ठीक। अभी मैं दिखा दूंगा आपको, एक बार सारी रिएक्शन करवा लूं फिर बताता हूं। देखो यहां पे क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, ये आपकी टर्मिनल एल्कीन है, ठीक, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दो, इसके पास एसिडिक H है, तो ये जो बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस H प्लस छोड़ देगा, और यहाँ पे Na प्लस आ जाएगा, दिस इज सोडियम एल्काइनाइड, ठीक, सोडियम एल्काइनाइड। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसकी रिएक्शन RX के साथ करवाई जाती है, किसकी, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सोडियम एल्काइनाइड की, तो इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पे किसका काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का या बेस का काम कर सकता है। और यहाँ पे अगर ये हमने 1 डिग्री या 2 डिग्री लिया तो क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा SN2 रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये R, और अगर आपने R डैश यहाँ पे लिया है तो अलग बन जाएगा, है ना, सिमेट्रिक एल्काइन की बजाय अनसिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक। टर्मिनल एल्काइन से आपने क्या बना दिया, नॉन टर्मिनल एल्काइन बना दिया। मेथड देखा आपने क्या है, समझ आ रही बात, 2 स्टेप में बना दिया। नेक्स्ट अगर यहीं पे आप टर्सरी हैलाइड ले लेंगे, तो टर्सरी हैलाइड आपको पता है, यहाँ पे टर्सरी हैलाइड के केस में किसका काम कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की बजाय बेस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए क्या देगा, एल्कीन देगा। कहां से बनेगी एल्कीन, एल्काइन की एल्कीन नहीं बन रही, किसकी बनेगी, इसकी बनेगी, टर्सरी हैलाइड की बनेगी, जैसे पीछे हमने एग्जांपल किए थे, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो और रिएक्शंस करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का यूज करेंगे। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास 2 डोनर एटम हो, तो हेडिंग डाल लो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, या एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी बोल देते हैं, ठीक, जो आप लिखना चाहो लिख लेना। अब देखो इसमें क्या होगा, विच हैव 2 डोनर एटम्स, 2 डोनर एटम्स। तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें जो हम करते हैं वो साइनाइड वाला करते हैं, तो हेडिंग डाल लो इसमें फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स। देखो कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक। यहां पे देखना, आप देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए अपने को सिंपल एल्काइल हैलाइड दे दिया, और इसकी रिएक्शन किसके साथ दे दी, मान लीजिए उसने यहां पे KCN लिख के दे दिया। अब KCN क्या है, ये पता आपको, ये क्या है, ये आयोनिक है, और आयोनिक है तो क्या देगा, आयोनिक है तो CN माइनस देगा कि नहीं देगा भाई, और CN माइनस देगा तो ये यहां पे आके अटैक करेगा, ठीक, और यहां पे आकर के अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो C जो यहां पे साइनाइड में ये नेगेटिव चार्ज है, किस पे है, कार्बन पे है, तो कार्बन जुड़ेगा डायरेक्ट, क्या बना, साइनाइड बना कि नहीं बना, बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे अगर इसका भाई AgCN ले लिया जाए, तो AgCN क्या होता है, ये कोवलेंट होता है, और ये कोवलेंट है, इसलिए ये आपका ये CN माइनस नहीं देगा, और CN माइनस नहीं देगा तो यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसके खुद के नाइट्रोजन के लोन पेयर जाकर के इस पे अटैक करेंगे, क्या होगा,
नाइट्रोजन के लोन पेयर जा करके एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेंगे और क्या बनेगा, RNC बनेगा इस बार। ठीक, इस बार नाइट्रोजन जुड़ेगा यानी क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बातें, बोलो भाई। अब देखना एक एग्जांपल हम यहां पे कर लेते हैं, एक तो हम KCN के साथ करेंगे और एक हम AgCN के साथ करेंगे। ठीक, ये तो समझ में आ गया कहां पे आपका साइनाइड बनेगा और कहां पे आइसोसाइनाइड बनेगा। जहां पे आयनिक दिया होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका साइनाइड बनेगा और जहां पे कोवलेंट रीजेंट दिया है वहां पे क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्यों बनेगा ये समझ में आ गया। आयनिक क्या देता है, एनायन देगा। एनायन में क्या होगा, Cn- होगा। Cn- में नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे है। डोनर एटम कौन होगा, कार्बन होगा। कार्बन होगा तो कार्बन डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, साइनाइड बनेगा। यहां पे क्या है, कोवलेंट है। कोवलेंट आपका एनायन के रूप में बाहर नहीं निकलता है, ये बॉन्डिंग में रहेगा कार्बन Ag के साथ और बॉन्डिंग में रहेगा तो यहां पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, इसलिए तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसमें क्या है, साइनाइड में यहां से भी डोनेट कर सकता है और ये नेगेटिव चार्ज ये भी कर सकता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो यहां पे कार्बन तो डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन तो बॉन्डिंग में है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करता है तो नाइट्रोजन जुड़ेगा और आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक, एक एग्जांपल हम यहां पे कर लेते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं। मान लीजिए मेरे को इथाइल क्लोराइड दे दिया जाए और इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ दी गई, KCN के साथ दी गई मान लीजिए। तो KCN के साथ रिएक्शन करवा के क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl बनेगा, कोई सॉरी साइनाइड बनेगा यहां पे। ठीक, CH3 CH2 Cl। ठीक, अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, इसका अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो अब मेरे ख्याल में आपको याद आ रहा होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, साइनाइड का सीधा क्या बनाते हो, एसिड बनाते हो, तो इसका क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई। समझ आई कि नहीं आई बात। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अगर यहीं पे इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाता, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस अगर कर दिया जाता तो क्या बनेगा, यहां पे CH3 CH2 CO NH2 बनेगा। ये पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है यानी C ट्रिपल बॉन्ड N को पूरा तोड़ दिया करो, ऐसे तोड़ दिया करो, और वाटर का नेगेटिव पार्ट कहां आ जाएगा, जहां पे ये पॉजिटिव है। ठीक, और वाटर का पॉजिटिव पार्ट यानी H+ वहां जाएगा जहां पे नेगेटिव, क्योंकि ये डेल प्लस और ये डेल माइनस ऐसे होगा ना, ये पाई बॉन्ड इधर टूटेंगे। समझ आ रही बात, कर दोगे ऐसे तो यहां पे 3 OH लगेंगे, 3 OH में से फिर क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने के बाद COH बचेगा। और यहां पे क्या होता है, अच्छा इसमें क्या लेते हैं, रीजेंट क्या लेते हैं, H2OH+ लेते हैं। ये भी मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में। ठीक, इनकम्प्लीट में बेसिक मीडियम में कर सकते हैं, अल्कलाइन मीडियम में कर सकते हैं। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो H2OH-। नॉर्मली बेसिक मीडियम में करते हैं तब ऐसा होता है। ठीक, वैसे आपको लिख के देगा, अगर कभी लिख के ना दे तो आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है, सीधा साइनाइड का क्या बनाना है, एसिड बनाना है। यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे जो CN है इसका क्या कर दिया इसने, इसको इसके तीनों बॉन्ड नहीं तोड़े, इसके 2 ही बॉन्ड तोड़े, OH OH। ठीक, तो 2 OH कार्बन से जुड़ गए, 2 OH कार्बन से जुड़ेंगे तो वाटर निकलेगा, CO बच जाएगा, और यहां पे नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, NH2 बन जाएगा। इस तरह ये अमाइड बन गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आपका यहां पे अगर रिडक्शन कर दिया जाए, रिडक्शन ये क्या है, कंप्लीट। पहले मैं क्या कर रहा हूं ये समझो आप, मैं मान लीजिए यहां पे कंप्लीट रिडक्शन कर रहा हूं, लिख के देता हूं आपको। मान लीजिए यहां पे मेरे को दे दिया जाए कि कंप्लीट रिडक्शन करना है, कंप्लीट रिडक्शन। ठीक, किसकी प्रेजेंस में कर सकता हूं, NiH2 दे दे। ठीक, और क्या दे सकता है, NaETOH दे दे, और क्या दे सकता है, और LiAlH4 दे सकता है। इनके केस में आपका क्या होगा, कंप्लीट रिडक्शन होगा और इसका सीधा सीधा क्या बना दोगे आप, प्राइमरी अमीन बना देंगे। कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया, बोलो भाई। ठीक, नेक्स्ट होता है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन किसके केस में करते हैं, SN, ये है आपका पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन किसके केस में करेंगे, पहला SN + HCl। ठीक, और दूसरा फिर उसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो सीधा प्रोडक्ट बना के बता रहा हूं मैं आपको, क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO बनेगा। अब आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ सर, तो मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या है, जब आप SN + HCl लेते हो, ठीक, तो यहां पे CH3 CH2 CH
डबल बॉन्ड NH, ये बनता है। ठीक, दिस इज पार्शियल रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन। ठीक, समझ आ रही बात। फिर क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने, तो इसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे बॉन्ड टूटेगा OH O और ये H OH H, यहां पे इस कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे। जैसे ही 2 OH एक कार्बन पे आएंगे वो अनस्टेबल होता है, तो वहां से आप H2O रिमूव कर दोगे। H2O जैसे ही रिमूव करोगे यहां पे क्या बनेगा, ये बचेगा CHO। ठीक, और ये क्या बचेगा NH3। समझ आया कि नहीं आया, कर सकते हैं इजीली। देखो भाई, ये मुझे आपको समझाना था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है, अगर आपको आयनिक यानी KCN दे रखा है, NaCN वगैरह दे रखा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सीधा साइनाइड बना देना है। ठीक, हैलाइड ग्रुप हटाओ, CN लगाओ। और अगर आपको AgS, यहाँ पे ना 2 ही यूज करेगा आपको, या तो KCN या AgCN, क्योंकि NCERT में भी यही समझाए गए हैं। अगर AgCN दे दिया जाए, ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये साइनाइड आयन नहीं देता है, या भी साइनाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं देगा, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक, इसका कंप्लीट एग्जांपल हमने देख लिया, ये साइनाइड बना। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एसिड देता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर कर दिया जाए अमाइड देता है, और कंप्लीट रिडक्शन अगर कर दिया जाए प्राइमरी अमीन देता है। और अगर पार्शियल रिडक्शन SN प्लस HCl के साथ कर दिया जाए क्या देगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। फिर अगर उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो क्या देता है, सीधा सीधा इस बॉन्ड का साइनाइड का क्या बना दोगे, CHO बना दोगे। ये ध्यान रखना है, आप ये चीज सीखो बस। अब है ना, बार बार ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा बार बार आपको। ठीक, सीधा मैं ये सिखाऊंगा कि साइनाइड दिया है SnHCl प्लस H2O, कई बार वहां पे SnCl2 भी लिख देता है, कहीं सोचोगे सर ने तो करवाया ही नहीं है। एक ही बात है, पार्शियल रिडक्शन होगा, फिर हाइड्रोलिसिस करने पे सीधा एल्डिहाइड बना देंगे। तो एक टाइप से आपने एल्डिहाइड का प्रिपरेशन सीखा, प्राइमरी अमीन का प्रिपरेशन हो गया साइनाइड से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, प्राइमरी अमीन का प्रिपरेशन, और आपने अमाइड का प्रिपरेशन सीखा, और आपने एसिड का प्रिपरेशन सीख लिया। आप समझ रहे हो, एक एक चैप्टर में एक एक रिएक्शन के साथ कितने कितने चैप्टर का प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, कितने कितने कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हो। तो ऐसे करते हैं चीजों को, ऐसे समझ समझ के करते हैं कि हमने प्रिपरेशन ऑफ एसिड, अमाइड, प्राइमरी अमीन और एल्डिहाइड भी सीख लिया। ये सारी चीजें माइंड में पैरेलल चलनी चाहिए। जिस दिन ऑर्गेनिक को ऐसा देखना शुरू कर दोगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से इसको नोट करो और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अगर इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन AgCN के साथ करवाते हैं तो क्या होगा। ये इथाइल क्लोराइड दे दिया, इथाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई है, AgCN के साथ करवाई है, जो कि क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट तो क्या देगा, साइनाइड की बजाय आइसोसाइनाइड देगा, ये बनेगा आपका। ठीक, और यहां पे अगर इसका रिडक्शन कर दिया जाए, इसका रिडक्शन अगर मैं कर देता हूं, रिडक्शन किसके साथ कर रहे हो आप, रिडक्शन आप NaETOH के साथ कर सकते हो, LiAlH4 के साथ कर लो, सोडियम इथेनॉल के साथ कर दो, बात एक ही है, कंप्लीट रिडक्शन होगा। मान लीजिए मैं LiAlH4 लिख देता हूं, तो यहां पे क्या होगा, CH3 CH2 NH CH3, यानी क्या बना, सेकेंडरी अमीन बना। तो सेकेंडरी अमीन किसके केस में बनता है, आइसोसाइनाइड के केस में, और साइनाइड के केस में क्या बनता है, रिडक्शन करने पे आपका प्राइमरी अमीन बनता है। बात समझ में आ रही। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, अगर यहीं पे अगर हाइड्रोलिसिस कर देता, हाइड्रोलिसिस कर लेते, मान लीजिए H2OH प्लस दिया रहता, ठीक, इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2 प्लस HCOH, फॉर्मिक एसिड बनता है। एक्चुअल में अगर आप देखना चाहो, लिखना चाहो, तो यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे ये एक्चुअल में N ट्रिपल बॉन्ड C है ना जो, ठीक, ये ऐसे, तो ये टूट के यहां पे HOH ऐसे आ गया होगा। ठीक, ये ऐसे मान लो आप, और एक बार और, समझ आया कि नहीं यार, ऐसे रिएक्शन होती है, कर लेंगे। ठीक, तो फिर यहां पे HCOH बन जाएगा और ये RNH2 बन जाएगा। ठीक, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाइड्रोलिसिस करने पे 1 डिग्री अमीन बना है और एक कार्बन कम भी हो गया। ठीक, ये भी ध्यान देना है। तो देखना आपको कि क्या किया गया, AgCN के बाद हाइड्रोलिसिस करने पे आपका प्राइमरी अमीन बनता है, एक कार्बन कम हो जाता है, और यहां पे अगर आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कर दिया जाए, सेकेंडरी अमीन बनता है, जितने कार्बन थे कंपाउंड में उतने ही रहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नाइट्राइट एंड नाइट्रो कैसे बनाएंगे, इसमें लिख लेंगे एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट और एंड नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन्स कैसे बनेंगी। देखो, मान लीजिए सिंपल सी बात है, यहां पे RX दे दिया,
इसकी रिएक्शन ऐसे लिख दिया यहां पे KNO2 के साथ करवाई गई। क्या है? KNO2। कैसा होगा ये आपका आयोनिक है, येलो पेन से लिख देता हूं, ये आयोनिक है। तो आयोनिक क्या करेगा? K प्लस देगा एक तो, और क्या देगा? O माइनस और N डबल बॉन्ड O। ठीक, तो यहां पर आकर के ये अटैक करेगा, और जैसे ये अटैक करेगा क्या बनेगा? ये आपका क्या बनेगा? RONO। ठीक, RONO, दिस इज अल्काइल नाइट्राइट। ठीक, और अगर बात की जाए नाइट्रो एल्केन कैसे बनेगा, यहीं पे अगर मैं AgNO2 ले लेता हूं तो AgNO2 क्या है? AgNO2 आपका क्या है? ये कोवलेंट कंपाउंड होता है, और कोवलेंट कंपाउंड अगर होगा तो क्या बनेगा? देखो Ag, ये N डबल बॉन्ड O, और यहां पे डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। नाइट्रोजन यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और नाइट्रोजन अगर अपने लोन पेयर डोनेट करेगा क्या बनेगा? RNO2, ये नाइट्रो एल्केन बनेगा। बोलो भाई समझ में आ कि नहीं आ? ऊपर क्या बना? अल्काइल नाइट्राइट बना। ठीक, ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, एक बार आपको पढ़ लेना है। मैं टेबल आपको दिखा देता हूं यहाँ पे एनसीईआरटी में पेज नंबर 292 में 12th क्लास का अल्काइल हैलाइड चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2 में पहला ही चैप्टर दिया गया है। ये पेज नंबर 292 पे पूरी टेबल दे रखी है। देखो इसमें एक दो चीजें और लिख रखी है, RCOAG के साथ कराई जाए, LiAlH4 के साथ कराई जाए। कहो तो मैं ये भी लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, यहीं पे लिख देता हूँ इसी पेज पे, क्योंकि छोटे छोटे रिएक्शन है। 3 रिएक्शन और लिख रखी है, क्योंकि एनसीईआरटी कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं चाहिए। मान लीजिए यहीं पे अगर अपनी रिएक्शन इसके साथ करवाई जाए, RX की LiAlH4 के साथ करवाई जाए, तो LiAlH4 आपको पता क्या देता है? ये देता है आपका हाइड्राइड आयन। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो यहाँ पे एल्केन बन जाएगा सिंपल। ठीक, और इसी की रिएक्शन RX की रिएक्शन अगर R-MgX के साथ करवाई जाए, दिस इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या देता है? R- माइनस देगा। तो ठीक, यहाँ पे क्या बन जाएगा? हायर एल्केन बन जाएगा। तो ये यहाँ पे आके, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। देखो यहाँ पे R येलो पेन से लिखना है, R- माइनस बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और यहाँ पे हाइड्राइड आयन ने न्यूक्लियोफाइल का काम किया है। और यहाँ पे इसने एक और दे रखा है, ये भी कर सकते हो, RX की किसके साथ? R- या R-COAG के साथ। ठीक, ये क्या करता है? ये एक्चुअल में क्या देता है आपको? यहाँ पे ये आपको RCOO माइनस देता है, R-। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अटैक कर देगा। समझ आ रही बात? क्या बनेगा? यहाँ पे एस्टर बन जाएगा। ठीक, तो एग्जामिनर आजकल ऐसा काम भी कर रहा है कि डायरेक्ट आपको ये पूछ सकता है कि एस्टर बना है। ठीक, एल्काइल हैलाइड की इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई गई एक रिजेंट के साथ। ठीक, डायरेक्ट एक ही सिंगल स्टेप में एस्टर बना, तो रिजेंट क्या था? वो बोल देगा KNO2 था। ठीक, LiAlH4 था, R-MgX था, या R-COOAG था। तो क्या बता देंगे आप? आपको साफ साफ दिख रहा है कि एस्टर किस में बना है? इसमें बना है, ये लिख देना एस्टर। और ये भी ध्यान रखना कि इससे कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, कहीं कार्बन को जोड़ दो। यहां पे ध्यान रखना, ये अल्काइल ग्रुप अलग है, ये अल्काइल ग्रुप अलग है, तो जो अल्काइल ग्रुप हैलाइड का है तो उससे डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ेगा। कर लेंगे ऐसे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट देखो, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो हेडिंग डाल दो, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। कैसे करते हैं? देखो यहां पे ये रिएक्शन कैसे कराएंगे? इजी है बिल्कुल। जो OMC है ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये कौन सा रिजेंट है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसलिए आपको ध्यान देना है, याद करने हैं। अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन डायरेक्ट Mg के साथ कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहां बनता है R-MgX। ठीक, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिजेंट, फेमस है, इसकी रिएक्शंस एग्जाम में हर साल आती है। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या होता है? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसकी खासियत क्या है? जब भी ये रिएक्शन देगा यहां पे R पे माइनस और Mg पे प्लस आ जाएगा, तो यहां पे इस रिएक्शन में R माइनस देता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अब नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, अगर इसकी रिएक्शन RX की रिएक्शन Zn ईथर के साथ करवाई जाए,
ठीक, ये क्या बनाता है, R2ZN बनाएगा, ठीक, R2ZN, और इसको क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड रीजेंट, फ्रैंकलैंड रीजेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है, अगर नेक्स्ट रिएक्शन हम Li ईथर की रिएक्शन कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, फिर सेकंड रिएक्शन हम CuI के साथ करवाएं, तो यहां पे क्या बनता है, R2LiCu बन जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड गिलमांस रीजेंट, गिलमांस रीजेंट। और जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन जब हम पढ़ते हैं वहां पे हम एक कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ते हैं, तो वहां पे गिलमांस रीजेंट को हम कोरे हाउस सिंथेसिस में एज रीजेंट यूज करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये R माइनस देता है, तो R माइनस जैसे ही देगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये R ऐसे एल्केन बन जाती है। अगर आपने यहाँ पे अलग टाइप का लिया है ये R, ठीक, तो यहाँ पे R ये इस टाइप की बन जाएगी, समझ आ रही बात, ये अलग आ जाएगा, ठीक, कर लोगे ऐसे, ये आपके आगे आएगी, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कोरे हाउस सिंथेसिस में गिलमांस रीजेंट यूज किया जाता है और आगे आपको देखने को मिलेगा, और ये रिएक्शन ऐसे होगी, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कहां पे पढ़ेंगे, ये आपकी हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। नेम क्या है, कोरे हाउस सिंथेसिस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसके बाद जितना मैं कहूं ना उतना ही पढ़ा करो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस लेक्चर में उतना ही पढ़ना जितना मैं सिखाऊंगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसकी रिएक्शन NaPb के साथ अगर हीट किया जाता है तो इसमें क्या बन जाता है, R4Pb, ठीक, ये बन जाएगा टेट्रा एल्काइल लाइड। इसका एक एग्जांपल आता है, यहां पे अगर हम इथाइल क्लोराइड ले लें या इथाइल हैलाइड ले लें तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 4Pb, दिस इज कॉल्ड टेट्रा इथाइल लाइड, और शॉर्ट में हम इसको और क्या बोलते हैं, TEL, इज ए एंटी नॉकिंग एजेंट। क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट है, ठीक, एंटी नॉकिंग एजेंट है, ठीक, समझ आ रही बात। इसको टेट्रा इथाइल लाइड को इंजन में, टेट्रा इथाइल लाइड को पेट्रोल में ऐड किया जाता है, जिससे इंजन की नॉकिंग कम हो जाती है। नॉकिंग करता ना इंजन, फटफट की आवाज आती है, तो इससे क्या है, पिस्टन की लाइफ टाइम कम हो जाती है। तो पिस्टन की लाइफ टाइम और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम पेट्रोल में क्या ऐड कर देते हैं, टेट्रा इथाइल लाइड ऐड कर देते हैं, जो किसका काम करता है, एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता है। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या करेगा, नॉकिंग को कम कर देगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, जैसे ही पेट्रोल में हमने टेट्रा इथाइल लाइड ऐड किया तो जैसे ही धुआं निकलेगा, जो भी धुआं निकलेगा, धुएं में क्या होगा, लेड बाहर आएगा, और पॉल्यूशन जब होगा लेड हमारी आंखों में जा सकता है, हमारे स्किन की टच में आ सकता है, तो इससे कैंसर का भी खतरा रहता है। बात समझ में आ रही है। तो बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूज किया जाता है। लेकिन आजकल अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें, वहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, उम्मीद है जल्दी ही इंडिया में भी आ जाएगी। आप एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, NSR इन एल्कोहल्स, और इस पर लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, NSR इन एल्कोहल्स। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे आएंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो और ये भी लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक। अब देखो इसमें क्या करते हैं, यहां पे हमें अल्कोहल दिया गया है। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, किसी एसिड HX यानी HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। नॉर्मली अगर बात की जाए HBr और HI लिया जाता है क्योंकि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जब क्या बनेगा, RX बनेगा और वाटर बनेगा। तो आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना है, अल्काइल हैलाइड बना है। रिएक्टेंट क्या था, अल्कोहल था। यानी दो चैप्टर हम एक साथ पढ़ रहे हैं। अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है और अल्काइल हैलाइड का क्या हो गया, प्रिपरेशन हो गया। समझे कि नहीं समझे, ठीक। अब नेक्स्ट देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हुआ। इस रिएक्शन में यहां पे अगर बात की जाए, अल्कोहल है और अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यहां पे अल्कोहल HX के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिड H+ देगा, ठीक। तो H+ देगा तो ये अल्कोहल का लोन पेयर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो जैसे ही अटैक करेगा क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और जैसे ही आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है तो आपको पता है वाटर लीव कर देगा इसको, ठीक। और जैसे ही वाटर लीव करेगा क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर के लीव करते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई, ये कार्बोकेटायन बन गया, ठीक। और ये जो स्टेप है इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है, इसलिए फर्स्ट स्टेप है और ये स्लो स्टेप है और यही इस रिएक्शन का
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो 2 स्टेप लिख दिए। देखो एक्चुअल में है ना, ये H प्लस का अटैक, ये लोन पेयर का H प्लस पे अटैक होना और वाटर का रिमूव होना एक साथ होता है, मतलब एक ही साथ हो जाता है। ये एक ही स्टेप है, मैंने बस आपको करके दिखाया है। तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड स्लो स्टेप, दैट इज RDS स्टेप। तो यहां पे क्या बना है आपका, सबसे पहली बात कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन अगर पॉसिबल है तो सब होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पे हैलाइड आयन आएगा और हैलाइड आयन इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा, ये सेकंड स्टेप होगा। और फास्ट स्टेप होगा बिकॉज यहाँ पे कार्बोकेटाइन में, कार्बन में और हेलोजन में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है और बॉन्ड फॉर्मेशन फास्ट स्टेप होता है। अब नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी रिएक्टिविटी की अगर बात करें, इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑफ HX, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल टुवर्ड्स HX या NSR लिख के दे दे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकेटाइन बना है और कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है। तो जिसमें जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी। यानी हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स HX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, जितना ज्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और, यहाँ पे HX हमने जो लिया है तो HX की भी रिएक्टिविटी की बात की जाती है और डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ HX टुवर्ड्स एल्कोहल अगर पूछ लिया जाए क्या लिखोगे भाई, देखो HF, HCl, HBr और HI में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी क्या होगी, सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन में HX ने किसका काम किया है, एसिड का। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो जल्दी से H प्लस देगा और उस पर जल्दी से अल्कोहल क्या करेगा, अटैक करेगा, रिएक्शन फास्ट होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा वो फास्ट रिएक्शन देगा, तो ज्यादा एसिडिक HI है, फिर HBr है, फिर HF है। तो ये ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही आपका रिएक्टिविटी ऑफ HX टुवर्ड्स एल्कोहल आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 2 पॉइंट आपके दोनों इंपॉर्टेंट है। वही एल्कोहल की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, और HX की क्या है, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी HI की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। HF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है तो HF की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। समझ आ रहा है, इसको नोट डाउन कर लो। और सबसे खास बात बता दूं, हम यहाँ पे ये 2 ही यूज करते हैं, HF और HBr और HI मेनली। क्यों, इसका रीजन क्या है, ये मोस्ट एसिडिक है, ठीक, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, या ऐसा लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए हम ये 2 ही यूज करते हैं। HCl और HBr इस रिएक्शन में यूज नहीं किए जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझे, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब नेक्स्ट देखो 3 सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो दोनों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। एक बार खुद से ट्राई करो या मेरे साथ साथ तो जरूर करना है। मेरे साथ साथ करने का मतलब ये है कि जो बातें मैं बोलते जाऊंगा आपको साथ के साथ फॉलो करनी है, मतलब आपको बताना है। जैसे इस रिएक्शन में पहले क्या होगा भाई, यहाँ पे लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस पे अटैक कर देगा, H प्लस पे अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। हाइड्रोनियम आयन करने के बाद बोलो क्या होगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, वाटर जैसे ही निकलेगा क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा उस पे क्या करेगा, आयोडाइड आयन अटैक कर देगा और इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। सिंपल है, बताओ भाई नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, OH का लोन पेयर किस पे अटैक करेगा, H प्लस पे अटैक करेगा। H प्लस पे जैसे ही अटैक करेगा हाइड्रोनियम आयन बनेगा। हाइड्रोनियम आयन बनते ही क्या बोलोगे, फिर यहां से हाइड्रोनियम आयन से वाटर रिलीज हो जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन गया। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा आपका, फिर वहां पे क्या बोलते हो आप, कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो पॉसिबल है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करवाते हैं कि नहीं करवाते, बोलो भाई। यहाँ पे फिर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट के दौरान क्या होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा 3 डिग्री से। हाइड्राइड अगर शिफ्ट होगा तो कार्बोकेटाइन आपका टर्सरी पे आ गया, और जहां पे कार्बोकेटाइन आता है वहीं पे आपका नेगेटिव पार्ट आ जाएगा रिजेंट का, यानी यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या बनाना है आपको, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, ये होता है आपका आइसो ग्रुप, ठीक, और 5 कार्बन अगर है ये बन गया आपका आइसोपेंटाइल अल्कोहल। तो इसमें आपको सिंपल सा पता है, देखो ध्यान से देखना, पहले क्या बनेगा,
यहां पे आपको पता है ये एच आई पे अटैक करेगा और एच आई पे अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, CH3 CH3 CH2 CH2 और ये वाटर यहां पे, ठीक। हाइड्रोनियम आयन यहां से ये रिमूव होगा तो क्या बनेगा आपका, यहां पे CH3 CH2 CH2 प्लस बनेगा, ठीक। तो इसके बगल में 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन तो आपको पता है हाइड्राइड शिफ्ट होगा और हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो 2 डिग्री कार्बोक्टेन मोर स्टेबल कार्बोक्टेन बन जाएगा और जैसे ही मोर स्टेबल कार्बोक्टेन बनेगा तो उसके बगल में आपने क्या देखा, फिर टर्सरी कार्बन भी है, फिर और शिफ्टिंग होगी तो और शिफ्टिंग होने के बाद आपका टर्सरी पे कार्बोक्टेन आ जाएगा और टर्सरी पे कार्बोक्टेन बनने के बाद आपको एक बात का पता है, यहां पे देखो वहां पे आयोडीन आयन लग जाएगा, I माइनस है ना, I माइनस आके वहां पे लग जाएगा, ये हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, नेक्स्ट अब देखो क्या होगा, ये बना है आपका ए के ऊपर किसकी रिएक्शन करवाई गई, KCN की, यानी CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक। और CN माइनस जैसे ही न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां लग जाएगा। देखो अब आपके माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ सकता है, सर आपने साइनाइड एनायन है, ठीक, साइनाइड एनायन है, उसमें आपने SN2 रिएक्शन करके दिखा दी, ठीक, या यहां पे इसको आप SN1 रिएक्शन भी बोल सकते हो। SN1 क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि टर्सरी के साथ हुई है, भले ही KCN देखो है तो ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक, और टर्सरी क्या देते हैं, SN1 रिएक्शन देते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहां पे E2 क्यों नहीं हुई, क्योंकि CN माइनस जो होता है वो एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो बहुत अच्छा बेस नहीं होता। समझ आई कि नहीं आई बात, तो ये ऐसे B बन जाएगा NSR होते हुए, फिर वापिस इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दोगे, आपको पता है साइनाइड का क्या बना देते हैं, सिंपल एसिड बना देंगे और ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट C। तो अब पहचान लो ABC, ठीक। जल्दी से इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन आपका अच्छा था, रिवीजन के लिए यही इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले लॉलीपॉप क्वेश्चन लिखने तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट किसका टेस्ट है भाई, ये आपका अल्कोहल्स का टेस्ट है। सबसे पहली बात तो ये है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, 12th क्लास में आता है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखो लूकास टेस्ट में सबसे पहले ये देख लो लूकास रीजेंट क्या होता है। लूकास रीजेंट क्या होगा, लिखो मेरे साथ साथ, लूकास रीजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक। अब ये टेस्ट कैसे होगा, इधर देखो, अगर बात की जाए अल्कोहल की रिएक्शन मान लीजिए लूकास रीजेंट के साथ करवाई जाए, या ऐसे लिख के दे दे कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2, ऐसे रिएक्शन में आपको लिख के अगर दे दिया जाए तो आप उसी टाइम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, लूकास रीजेंट दिया गया है और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ये क्या देता है, ये आपको यहाँ पे क्या देगा, बोलो भाई, ये अल्काइल क्लोराइड देगा जो व्हाइट टर्बिडिटी आपका रिएक्शन में देगा। व्हाइट टर्बिडिटी एक्चुअल में क्या होता है, देखो मान लीजिए यहां पे इस रिएक्शन बीकर में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल है तो इस अल्कोहल में हमने लूकास रीजेंट डाल दिया तो व्हाइट टर्बिडिटी अगर बन जाए हम बोल देंगे क्या था, ये अल्कोहल था। कैसे चेक करते हैं, देखो मान लीजिए आपको 4 आपको बीकर दे दिए ABCD और बोल दिया इनमें से एक में क्या है, अल्कोहल है, बताओ किस में अल्कोहल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सब में लूकास रीजेंट डाल के देख लूंगा, तो मान लीजिए B वाले ने व्हाइट टर्बिडिटी दी तो मैं बोल दूंगा इसमें अल्कोहल है। ये हो गया आपका टेस्ट, समझ आ गई बात। तो अब नेक्स्ट देखो करते कैसे, इसका बेनिफिट क्या है, ये है ना आपका 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में काम आता है। अगर बात की जाए 3 डिग्री अल्कोहल की, तो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो मैक्सिमम 5 सेकंड में आपका व्हाइट टर्बिडिटी दे देगा, बल्कि इमीडिएटली देता है, ऐसा बोलते हैं 2 से 3 सेकंड में दे देगा। और अगर बात की जाए सेकेंडरी अल्कोहल की, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा टाइम लगा करके देगा, जैसे 5 मिनट में देगा, समझ आ रही बात। और अगर बात की जाए प्राइमरी अल्कोहल की, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल कितनी देर में देगा, लगभग 30 मिनट में देगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इजीली वो रूम टेम्परेचर पे टेस्ट देता भी नहीं है, हाई टेम्परेचर करना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पे, अगर मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ये है आपका CH3 CH2 CH2OH, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई है, पर आपके लूकास रीजेंट के साथ करवाई, तो क्या देगा, व्हाइट टर्बिडिटी देगा, ठीक, किसकी, अल्काइल क्लोराइड की, ठीक। तो यह अल्काइल क्लोराइड की व्हाइट टर्बिडिटी क्या बोल देंगे आप, व्हाइट टर्बिडिटी
चलो यहां पे ऊपर लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। वाई टर्बिडिटी इन 30 मिनट। समझ आ रही बात? नेक्स्ट मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया CH2CHOH, ये प्राइमरी अल्कोहल था, ठीक। नेक्स्ट आपको सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है? लुकास रिजेंट के साथ। तो ये भी रिएक्शन देगा, लेकिन ये थोड़ी सी फास्ट रिएक्शन देगा, और फास्ट रिएक्शन देगा तो आप ये मान के चलो 5 मिनट में वाई टर्बिडिटी देगा। समझ आ रही बात? नेक्स्ट मान लीजिए हमने क्या लिया, इसकी जगह यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड दे लिया, ठीक। तो ये 30 डिग्री अल्कोहल है, तो 30 डिग्री अल्कोहल क्या देता है? इमीडिएटली रिएक्शन देगा और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना लेगा, और ये क्या करेगा? ये मान के चलो आप 2 से 3 सेकंड में क्या करेगा? वाइट टर्बिडिटी दे देगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है क्या? ठीक। अब क्वेश्चन कैसे आता है इस पे? जैसे मान लीजिए मेरे को दे दिया भाई ब्यूटेनॉल है, ठीक। जैसे ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल के 3 आइसोमर है, ठीक, ABC। तो ABC को अलग अलग रिएक्शन मिक्सर में लिया गया, ये A, B और ये C। बोला A ने जब रिएक्शन दी, इसने इमीडिएटली दे दी, ठीक, इसने 5 मिनट में दी और इसने 30 मिनट में दी, ठीक। तो अब बताओ यहां पे इसमें कौन सा था? A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है? तो आपको पता है यहां पे टर्सरी रहा हुआ, यहां पे सेकेंडरी और यहां पे प्राइमरी। ऐसे बता दोगे आप? मान लीजिए ब्यूटेनॉल दिया गया था, तो ब्यूटेनॉल में क्या बनेगा? टर्सरी क्या बनता है? ये बना हुआ है, यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल OH आएगा यहां पे, ठीक। ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक। और एक क्या रहा होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ए तो क्या है आपका? टर्सरी रहा होगा, B सेकेंडरी रहा होगा और C क्या रहा होगा? प्राइमरी रहा होगा। तो आप ऐसे देख के बता सकते हो। वहां पे बस एग्जामिनर क्या करेगा? आपको फॉर्मूला दे देगा और फिर फाइनल ऑप्शन में पूछ लेगा यहां पे क्या था। बता देंगे कि नहीं बता देंगे? ऐसे कर दोगे? अब एक काम करता हूं, जो मैंने आपको अभी समझाया ना, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख देता हूं, एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना। इसको नोट करो। अब नेक्स्ट देखो, लुकास टेस्ट पे बेस्ड आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है, तीनों ही एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन है। एक बार आपको खुद को ट्राई करने चाहिए। अगर ये तीनों क्वेश्चन आपने कर लिए, ये समझो आपका लुकास टेस्ट बिल्कुल क्लियर है। एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करो, फिर मेरे साथ मैच करना है। अगर आप खुद से ट्राई नहीं कर सकते हैं, पहले समझना चाहते हो, तो मेरे साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया गया है। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं, अगर मैं स्टूडेंट रहता और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते तो कैसे करता। देखो, एन अल्कोहल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O रिएक्ट विद लुकास रिजेंट एंड गिव वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली उसने वाइट टर्बिडिटी दी है, देन अल्कोहल इज, अल्कोहल क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, अल्कोहल का फॉर्मूला दिया गया है, उसने बोला लुकास रिजेंट के साथ इमीडिएटली वाइट टर्बिडिटी देता है, तो इमीडिएटली बोलते ही मैं समझ जाऊंगा कि ये टर्सरी अल्कोहल रहा होगा। अब आप फाइंड आउट कर लो कि टर्सरी अल्कोहल कहां पे है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। ये आंसर आया कि नहीं आया? विद इन 30 सेकेंड आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये दिया गया है 3 अल्कोहल्स A, B and C रिएक्ट विद लुकास रिजेंट एंड गिव वाइट टर्बिडिटी इन 5 मिनट, 5 सेकंड, 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई 5 मिनट में वाइट टर्बिडिटी देगा तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर कोई 5 सेकंड में यानी इमीडिएटली देगा तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है, और जो 30 मिनट लेगा वो आपका प्राइमरी अल्कोहल है। यानी A क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल, B क्या है? टर्सरी अल्कोहल, और C है आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो इसमें ऑप्शन देखो क्या दिया है? प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ऐसे दिया गया है। तो 2, 3, 1 का ऑर्डर देखो कौन से ऑप्शन में है? प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी लिखा नहीं, सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी आना चाहिए। इसमें देखो फोर्थ में सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न हो गया। अगर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछना है तो यहां से एग्जामिनर पूछ सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव लुकास टेस्ट? लुकास टेस्ट कौन नहीं देगा आपको? इसने क्या दिया है? IUPAC नेम दिए है, तो फॉर्मूला लिख के देख लो। 1 ब्यूटेनॉल क्या है? CH3 CH2 CH2 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, ये तो देगा भाई। नेक्स्ट इज 2 ब्यूटेनॉल, ये भी आपने अभी देखा, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी रिएक्शन देता है, पीछे इसी का एग्जांपल हमने किया था। नेक्स्ट है 2 मिथाइल, ये हो गया 2 मिथाइल, और प्रोपेनॉल
2 प्रोपेनॉल। ये है आपका टर्सरी अल्कोहल, ये भी रिएक्शन देगा, ये सबसे फास्ट देगा, इससे कम रेट इसका होगा, इससे कम रेट इसका होगा। अब कौन नहीं देगा, यानी फोर्थ नहीं देगा। फोर्थ क्यों नहीं देगा, क्योंकि जब आप जैसे ही यहां पे आप रिएक्शन करवाने की कोशिश करेंगे ये नहीं देगा। क्यों, क्योंकि OH हट करके, भाई होना क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा है HCl का अटैक होगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, OH बाहर जाएगा, यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। क्या ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटायन बना सकते हैं? कार्बोकेटायन अगर आपने बना दिया तो ब्रेडिट रूल वॉलेट हो जाएगा, उसको वॉलेट अपने को करना नहीं है, ठीक। तो यहां पे कार्बोकेटायन नहीं बना सकते, इसलिए यहां पे ये अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल होते हुए भी लुकास टेस्ट नहीं देता है। ये आपके क्वेश्चन थे, एक एक पैटर्न मैंने आपको करवा दिया, इससे बाहर कोई पैटर्न नहीं आ सकता। तो लुकास टेस्ट पे अच्छे से इन क्वेश्चन को नोट डाउन करो, समझो और रिवाइज करो, लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो SNI रिएक्शन, हेडिंग डाल लो SNI। जैसे हमने SN1 और SN2 पढ़ा, ऐसे ही SNI पढ़ना है। इसका क्या मतलब है, इंट्रामोलिकुलर, साथ के साथ लिख लो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। इसमें कौन सी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, डार्जन रिएक्शन पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। उसमें क्या पूछा जाएगा ये अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। पहले आप हेडिंग डाल लो डार्जन्स रिएक्शन, क्या लिखेंगे, डार्जन्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। आपको आज का लेक्चर पढ़ने के बाद अलग से एक पेज पे नोट करनी है, जहां पे आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोट करते आ रहे हैं, ठीक, नेम रिएक्शन नोट करते आ रहे हैं, तो नेम रिएक्शन में इसको नोट कर लेना। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल की रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ करवाई जाती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एक तो RCl बनता है प्लस SO2 गैस बनता है और प्लस HCl गैसियस बनता है। ये दोनों प्रोडक्ट इसमें जो बनते हैं ये क्या होते हैं, गैसियस बनते हैं, और ये रिएक्शन मिक्सर से बाहर निकल जाएंगे। समझ आ रही बात। अब देखो यहां पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक। समझ आ रही बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो रिएक्शन मिक्सर में अपने को क्या क्या प्रोडक्ट मिला, RCl मिला, SO2 गैस मिला, HCl गैस मिला। अब SO2 गैस और HCl गैस क्या होगा, रिएक्शन मिक्सर से उड़ जाएगा, गैसीय से बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि बाकी जो गैसियस प्रोडक्ट मिले वो इजीली बाहर निकल जाएंगे। समझ आ रही बात। तो यहां पे हम लिख भी देंगे दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। अब देखो डार्जन रिएक्शन में क्या क्या हुआ भाई, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाई गई, क्या क्या मिला, RCl मिला, SO2 गैस मिली और HCl गैस मिली, ठीक। अब क्या क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि किसके प्रिपरेशन में काम आता है, अल्काइल क्लोराइड के प्रिपरेशन में काम आता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डार्जन रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। समझ आया कि नहीं, आप इजीली कर सकते हो भाई। सिंपल से आपको क्वेश्चन दे दिया कि डार्जन रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, इथेनॉल दे दिया, इथाइल क्लोराइड दे दिया, इथेनॉल दे दिया, है ना, या ईथर दे दिया, तो आप क्या आंसर बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड। बात समझ में आ गई, अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो इसमें रिएक्टेंट क्या यूज किया जाता है, अल्कोहल, और रीजेंट क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2। मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl, SO2 और HCl भी एज ए माइनर प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। ये दोनों गैसियस हैं, तो गैसियस क्या होंगे, रिएक्शन मिक्सर से उड़ जाएंगे और अपने को ये RCl इजीली मिल जाता है। इसलिए अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। वैसे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम SNI क्यों कहते हैं। देखो यहां पे क्या हुआ होगा, इस रिएक्शन में ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अपने पास अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, SOCl2 के साथ। SOCl2 में देखो ये पोलर पाई बॉन्ड है और यहां पे क्या होगा, ये पोलर पाई बॉन्ड तो ऐसे टूटता है और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा। जैसे ही यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा क्या बनेगा, देखो इस रिएक्शन में ऐसा कुछ बनेगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। और यहां पे ये सल्फर, ये ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये ऐसे Cl, ये Cl। समझ आया कि नहीं आया। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, यहां से H प्लस की छुट्टी होगी। समझ आया कि नहीं आया।
ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर इसके साथ साथ क्या होगा, यहां से ये रेजोनेंस करके यहां पे ये लोन पेयर इस यहां क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड बना लेगा, और जैसे ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो यहां से Cl की छुट्टी हो जाएगी, तो ये आपका Cl निकल जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में। ठीक, ये अपना बॉन्ड लेके निकल जाएगा, तो यहां से H प्लस और यहां से Cl माइनस, तो क्या निकलने वाला है इस रिएक्शन में, यहां से आपका HCl निकल जाएगा। अब फर्दर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट देखना, यहां पे इसके बाद क्या बचा आपकी रिएक्शन में, RO, ठीक, और S डबल बॉन्ड O और ये Cl है, यही तो बचा है, समझ आ रही बात। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर और सल्फर का वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस में है, तो यहां पे क्या करेगा, लोन पेयर यहां पे क्या करेगा, रेजोनेंस में आएगा, तो जैसे ही रेजोनेंस में आएगा ये पाई बॉन्ड बनेगा यहां पे, तो पाई बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस चार्ज, यहां पे प्लस चार्ज आएगा, और ये देखो ये पाई बॉन्ड बनते ही यहां पे इसकी छुट्टी हो जाएगी, Cl माइनस निकल जाएगा। फिर Cl माइनस जैसे ही निकलेगा, देखो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने के कारण ऑक्सीजन अपना ये पाई बॉन्ड तोड़ लेगा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड तोड़ लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो जैसे ही खींचेगा इस पे R पे प्लस बनने की कोशिश करेगा, तो ये Cl माइनस यहां पे अटैक कर देगा। समझ आई कि नहीं आई बात, ठीक, समझ आ रहा है, इसको मैं पूरे को एक स्टेप में लिख रहा हूं। अब समझा, हुआ क्या है, ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर इसको दे दिए, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, और यहां पे जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में, ठीक, निकलने की कोशिश करेगा, मतलब ये स्टेप पैरेलल होंगे, एक साथ होंगे। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, ये अपना बॉन्ड यहां से छुट्टी करा लेगा, ठीक, अपने साथ ले जाएगा, ये SO2 निकल जाएगा, फिर Cl माइनस यहां इसके ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें, अब देखो क्या होगा, ये मैं हटा देता हूं, ये जितना भी येलो से मैंने समझाया हटा देता हूं, इसको ना हम डायरेक्ट करते हैं। हम कैसे करेंगे, देखो यहां पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, वो रहने दो, उनसे अपने को मतलब नहीं है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जब ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ जाएगा, SO2 बनाएगा, और ये यहाँ पे Cl माइनस अपना बॉन्ड लेकर निकल जाएगा, और फिर Cl यहाँ पे अटैक कर देगा। समझ आ रही बात, मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया आपको, बात वही है, पूरा प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको समझाया था, लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही करो काफी है। देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या हुआ, SO2 निकलेगा, और इसमें से जो Cl माइनस निकला है उसी ने क्या किया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम किया और R प्लस पे अटैक कर दिया। तो इस मॉलिक्यूल विद इन ए मॉलिक्यूल क्या तैयार हुआ आपका, ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल में आपका न्यूक्लियोफाइल तैयार हुआ है, इसी मॉलिक्यूल में क्या है, Cl माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल आया है, Cl माइनस ये हट गया यहां से, और Cl माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट आ गया यहां पे, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई सिंपल सी बात है, यहां पे बना क्या है, RCl बना है, ठीक, SO2 गैस निकल गई। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, यहां पे पूरा मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ था, ठीक, ये हट गया, और Cl माइनस यहां पे एज ए सब्स्टिट्यूट आ गया, तो Cl कैसे आया, Cl माइनस की फॉर्म में, न्यूक्लियोफाइल आया है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और यहां पे अगर बात की जाए, यहां पे मैं क्या कहूंगा, क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, सो दिस इज इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है, SNI रिएक्शन बोला है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो यहां पे भी आप लिख देना, दिस इज SNI इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस मैकेनिज्म की आपको कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक। देखो, और एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हम यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे ना प्योर Cl माइनस तैयार नहीं होता, ये मत बोलना प्योर Cl माइनस तैयार हो रहा है, ठीक। यहां पे क्या होगा, ये Cl माइनस यहीं से, देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, पैरेलल ये इसके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि इसका भी बॉन्ड टूट रहा है, ये एक साथ हो रहा है, इसका ये बॉन्ड टूट रहा है, इसका ये बॉन्ड टूट रहा है, और इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसका सल्फर का और ऑक्सीजन का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड का, ठीक। ये आपकी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट एक टाइप से, ये पैरेलल चल रहा है सब कुछ, ठीक। समझा, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन करूंगा, देखो मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ये दे दिया, ये आपको कायरल हाइलाइट दे दिया, कायरल अल्कोहल दे दिया, ठीक, ये कायरल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएगी, SOCl2 के साथ करवाएगी, ठीक। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो इस रिएक्शन में अगर बात की जाए तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, SNI मैकेनिज्म होगा, यहां पे इन्वर्टेड नहीं, जैसा प्रोडक्ट रिटेंशन का ही प्रोडक्ट बनता है, ये ध्यान रखना। मैं एक बार आपको समझा देता हूं कैसे। देखो क्या हुआ होगा, यहां पे अगर बात की जाए, जो ऊपर आपने पढ़ा ना वही हमें समझना है, ये मिथाइल, ये इथाइल है यहां पे, और यहां पे क्या लगेगा, ये ऑक्सीजन, ये अपने लोन पेयर इसको सल्फर को डोनेट करेगा, तो यहां पे क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये H, यहां पे ये सल्फर, ये O माइनस, ये Cl, ये Cl, पहला स्टेप वही होगा, क्या होगा,
यहाँ पे H प्लस की छुट्टी होगी, ये पाई बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा। ठीक, H प्लस और Cl माइनस HCl निकलेगा। फर्स्ट स्टेप में तो यही हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे H है आपका, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन है, सल्फर, और ये H डबल बॉन्ड O, और ये Cl है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। ठीक, समझ आ रही बात, और ये यहाँ पे आएगा, ये Cl माइनस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये पैरेलल हो रहा है। ठीक, विद इन ए मॉलिक्यूल हो रहा है और सेम साइड से हो रहा है। ऐसा नहीं कि पीछे से जाकर अटैक करेगा, क्योंकि यहां पे प्योर Cl माइनस नहीं बनता है। अगर प्योर Cl माइनस बन जाता तो ये पीछे से आकर अटैक करता, क्योंकि यहां पे पहले ही बल्किनेस है, पहले स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए क्या करता है, ये पैरेलल होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये बॉन्ड इधर फॉर्मेशन होता है, तब ये Cl माइनस अपना बॉन्ड लेके निकलते हुए यहां पे अटैक कर देता है, और इस तरह से इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहां पे अगर हम बात करें ओरिएंटेशन चेंज हुआ या नहीं हुआ, वो आप एक बार चेक कर सकते हो। तो बताओ भाई हुआ कि नहीं हुआ। यहां पे अगर हम नंबरिंग करेंगे, कैसे करेंगे भाई, इसकी नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे 1 से 2, 2 से 3 चलोगे, क्लॉकवाइज है, इसको S बोलोगे। यहां पे अगर बात की जाए, यहां पे क्या है, 1 2 3 4, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे 1 से 2, 2 से 3 चलने पे क्या आया, क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या है, S, यानी प्रोडक्ट वही मिलेगा, यानी उसमें ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, यानी हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन का प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, ये रिटेंशन का प्रोडक्ट मिलता है, यानी SNI में आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना नहीं होता। बल्कि देखो मैंने बहुत अच्छा लेवल आपको करवा दिया है, हालांकि आपके ये रिएक्शन आती है डायरेक्ट ओनली, बिल्कुल सिंपल। यहां पे क्या दे देगा, इथाइल, आपको इथेनॉल दे दिया, इथेनॉल की SOCl2 के साथ करवा दी, तो सिंपल ये रिएक्शन दे देगा। ये जो मैंने आपको चीज करवाई है, ये एक्स्ट्रा पढ़ाई है, ये मैंने हाई लेवल की चीज करवा दी। आपको बस सिंपल सा ही ध्यान रखना है, SNI में अगर ऐसा आपको दे भी दे तो आप सिंपल सा एक बात याद रखो, अगर वहां पे कायरल अल्कोहल आपको दे भी रखा है, फिर भी आपको क्या करना है, रिटेंशन का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाना है। बात समझ में आई, वहां पे S का R मत कर देना, S को S ही रखना है। कोई डाउट है क्या, लेकिन ये हाई लेवल की चीज है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी मैं एक बार और आपको रिपीट करवा देता हूं, इसको लिख लो, फिर आगे एक बार और करवाऊंगा। नेक्स्ट लिखो, डार्जन रिएक्शन इन pyridine, डार्जन्स रिएक्शन इन pyridine, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीधा ध्यान रखना है। देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता देता हूं, ऐसे दी मिलेगी आपको रिएक्शन, ये अल्कोहल है, ठीक, और अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 थाइनोल क्लोराइड के साथ दी जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine ऐसे बना के दे दी जाएगी आपको, यहाँ पे ये pyridine है, ठीक, और यहां पे SN2 मैकेनिज्म से आपका प्रोडक्ट बनेगा, एल्काइल क्लोराइड ही बनेगा, SO2 गैस प्लस HCl गैस मिलेगा। समझ आ रही बात, डिफरेंस क्या आया, वहां पे SNI मैकेनिज्म था, और जैसे ही डार्जन रिएक्शन को आप pyridine की प्रेजेंस में कराते हो तो SN2 मैकेनिज्म होगा, और SN2 मैकेनिज्म में आपको पता है जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है। ठीक, समझ आई कि नहीं आई बात। अगर कायरल सेंटर इधर आ जाए अल्कोहल में तो ये इन्वर्टेड मिलेगा, यानी ये अगर R होगा तो ये S मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो चलो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे पीछे हमने अभी क्वेश्चन किया था उसको हम कैसे करेंगे। यहां पे अगर बात की जाए, देखो यहां पे H मिथाइल इथाइल ये क्लोराइड दे दिया, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाएगी, और सिंपल लिख दिया उसने pyridine, ऐसे लिख के भी दे देता है डायरेक्ट, है ना, जरूरी नहीं है बना के दे, ऐसे लिख देता है, SN2 रिएक्शन होगी, तो आपको पता है क्या बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे OH लगाना, सॉरी यहां पे OH लिखो, यहां पे OH होगा, तो आपको पता है ये प्रोडक्ट बनेगा इस बार, ठीक, उल्टी साइड से क्लोराइड लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करोगे 1 2 3 4, ये क्या है आपका, ये S है, तो इसका चेक करना 1 2 3 4, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोलोगे, R है। बात समझ में आई कि नहीं आई। S से क्या मिल गया, R मिल गया, अगर R रहता तो क्या मिलता, S मिलता। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर pyridine में ऐसा क्या हो गया। मैं फिर भी आपको एक बार मैकेनिज्म से बता देता हूं, लेकिन याद करने की कोई जरूरत, आपको मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल याद रखो pyridine के प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म होगा, यानी इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, और इन एब्सेंस ऑफ pyridine सीधा SNI होगा, आपको रिटेंशन का प्रोडक्ट मिलेगा, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन आपका अल्कोहल का होगा, कायरल अल्कोहल का, वही आपका
एल्काइल क्लोराइड का होगा। ठीक, इसमें देखो एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे यहां पे है, यहां पे आपने क्या किया, यहां पे ना ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए थे, मैंने बताया था आपको, फिर ऑक्सीजन पे प्लस आया था, फिर ऑक्सीजन अपना ये बॉन्ड तोड़ के ले गया था, ऐसा कुछ बताया था मैंने। तो यहां पे एक्चुअल में क्या होता है, पिरिडिन आता है, देखो यहां पे पिरिडिन है, तो पिरिडिन अपने लोन पेयर दे देता है यहां पे। ठीक, समझ आ रही बात। तो पिरिडिन सल्फर को अपने लोन पेयर दे देगा। कोई डाउट है क्या? जैसे ही पिरिडिन लोन पेयर देगा तो यहां पे डायरेक्ट Cl- में टूट जाएगा, और Cl- में जैसे ही टूटेगा, या इसमें समझ लो आप, जैसे ही ये Cl- बाहर निकलेगा, ये समझो इसने क्या किया, यहां पे ये पिरिडिन ने, नीचे वाले केस में समझते हैं, नीचे वाले केस में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि नीचे वाला ही तो एग्जांपल हम कर रहे हैं। यहां पे पिरिडिन ने इसको अपना लोन पेयर दिया, तो जैसे ही लोन पेयर देगा ये Cl- बाहर जाएगा, Cl- यहां पे आपको प्योर Cl- मिलेगा। क्यों मिलेगा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे पिरिडिन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, ये बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलने के बाद देखो, क्या Cl- इधर से अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ा सा ग्रुप दिख रहा ना आपको, और ये बड़ा सा ग्रुप है, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, इसलिए Cl- पीछे से अटैक करता है, और पीछे से अटैक करता है तो आपको इन्वर्जन का प्रोडक्ट मिलता है, और ये SN2 मैकेनिज्म हो जाता है। और SNI मैकेनिज्म क्यों नहीं है? SNI मैकेनिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि प्योर न्यूक्लियोफाइल मिलने के बाद, ये प्योर न्यूक्लियोफाइल जो आपको मिला है, ये आपका SN2 रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, पीछे से अटैक कर रहा है। कोई डाउट है क्या इसमें? कर लेंगे ऐसे, ये मैंने आपको समझा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा याद रखो, पिरिडिन की प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म, और पिरिडिन की एब्सेंस में सीधा सीधा हमारा क्या होगा, SNI मैकेनिज्म होगा। यानी पिरिडिन की प्रेजेंस में आप इन्वर्टेड प्रोडक्ट लिख देना। जैसे मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, वैसे इतने हाई लेवल के आपके आएंगे नहीं, फिर भी मैं आपको अच्छे अच्छे लेवल तक क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा चलने लग जाए। मान लीजिए अगर एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन टफ दे भी दे तो हम उसको भी ना छोड़ें, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल ठीक करके आए। आपको सिंपल दे दिया SOCl2 एक केस में, दूसरे केस में ऐसे लिख के दे दिया SOCl2 के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, ये लिख के दे दिया। तो आप देखो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में आप समझ जाएंगे कि SNI मैकेनिज्म होगा, ठीक, और दूसरे केस में पिरिडिन की प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म होगा। जब SNI मैकेनिज्म होगा तो रिटेंशन का प्रोडक्ट मिलेगा, यानी जिस तरफ से OH लगा हुआ है उसी तरफ से आकर के आपका Cl लग जाएगा। और अगर बात की जाए इस वाले केस में SN2 मैकेनिज्म में आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, यानी जहां जिस साइड से OH लगा है उसके अपोजिट साइड से Cl लग जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ये था डार्जन्स रिएक्शन इन पिरिडिन। कर लोगे? जल्दी से नोट डाउन कर लो, बस इतना ही पढ़ना है, बस दो बातें ध्यान रखनी है। डार्जन रिएक्शन सिंपल दे दी, अल्कोहल की रिएक्शन दे रखी है SOCl2 के साथ, सीधा एल्काइल क्लोराइड बनाना है। और अगर आपका अल्कोहल कायरल है तो उसमें इंट्रामोलिकुलर यानी SNI के थ्रू रिएक्शन होगी। SNI में आपको रिटेंशन का प्रोडक्ट बनाना, जो अल्कोहल का कॉन्फ़िगरेशन है वही आपका एल्काइल क्लोराइड का रहेगा। लेकिन अगर SOCl2, यहां पे Cl2 आएगा, अगर SOCl2 आपको इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन देता है तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म होगा और इन्वर्जन का प्रोडक्ट आएगा। ये ध्यान रखना, बस ये मेजर पॉइंट था, और बाकी मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद PCl5। इसमें क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, रिएक्शन विद PCl5 ये वैसे ही होती है जैसे SOCl2 की हुई है। देखो ROH है, इसकी रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करवा दी जाती है तो यहां पे क्या बनेगा, RCl बनेगा प्लस POCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। बात समझ में आई? ठीक, यहां पे इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये बॉन्ड ऐसे टूटेंगे, यहां पे PCl3 आएगा, POCl3 बना लेगा, ये HCl और ये RCl। बस सिंपल इस वे में याद रखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, NCERT में भी डायरेक्ट ये रिएक्शन दी गई है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन ये PX3 के साथ करवाई जाए तो यहाँ पे क्या बनता है, ध्यान देना, एक तो RX बनेगा, ठीक, प्लस H3PO3 बनता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, X आपका Cl हो सकता है और Br हो सकता है, ये NCERT में दिया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आपकी अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, रेड फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस X2 के साथ, ऐसे लिख के दे दिया। X2 यहां पे क्या है, Br2 और I2 हो सकता है, ये भी आपको याद करना है। ठीक, यहां पे क्या आएगा, यहां पे RX आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, RX बनेगा और क्या बनेगा, बस ये RX बनता है, यही आपके NCERT में दिया गया है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों रिएक्शन आपकी NCERT की है। ठीक,
एज इट इज ध्यान रखनी है। कहां पे दी गई है? चैप्टर 10 एल्काइल हैलाइड में दी गई है। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगर यहां पे हम ROH की रिएक्शन डायरेक्ट NaBr के साथ करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहां पे क्या बनेगा? देखो, एक तो RBr बनेगा, एक आपका NaHSO4 बनेगा, ठीक, और क्या बनता है? और H2O बनेगा। बात समझ में आ गई? ठीक, ये भी एक रिएक्शन लिखी हुई है तो आप ध्यान रख सकते हो, ये भी आपका NCERT में लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट विद ईथर, रिएक्शन ऑफ ईथर विद PCl5, रिएक्शन ऑफ PCl5 विद ईथर, अगर ऐसा दे दे, इसमें क्या होगा? देखो, ये सिंपल रिएक्शन है, ये ध्यान रखनी है आपको। ROR- की रिएक्शन मैं PCl5 के साथ करवा रहा हूं। सिंपल आपको इसमें ऐसे याद रखना है, ये बॉन्ड तोड़ो, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे PCl3, ठीक, क्या बनेगा? RCl प्लस R-Cl, और क्या बन जाएगा? और दोनों का एक प्रोडक्ट बन जाएगा POCl3। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? ऐसे कर लेंगे। अब देखो, सारी रिएक्शन बाकी ऐसे ही है। अब जो मैं रिएक्शन आपको करवाऊंगा ना, वो ऐसी ही है। देखो, यहां पे क्या करना आपको? सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये हमने ईथर के साथ करवा ली, PCl5 की करवाइए ईथर के साथ और अल्कोहल के साथ, हो गया। नेक्स्ट देखो, विद ईथर के बाद किसके साथ आइए? विद एस्टर कर लो, एनहाइड्राइड के साथ बाद में करेंगे। एस्टर के साथ अगर रिएक्शन आ जाए, ये आपका एस्टर होगा, ये आपका एस्टर, ये एस्टर होगा, ठीक, इसमें क्या होगा? PCl5 के साथ, यहां पे Cl, यहां पे Cl और PCl3, यानी क्या बनेगा? RCOCl, ठीक, प्लस R-Cl, और क्या बन रहा है? POCl3। बात समझ में आ रहा है? सिमिलर रिएक्शन है। विद एनहाइड्राइड अगर करवाए, विद एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के केस में क्या होगा भाई? देखो, ये एनहाइड्राइड है, ऐसे RCOOCOR, चाहे R- दे दे, ठीक, यहां पे क्या होगा? मान लीजिए यहां पे R- दे दिया, PCl5 के साथ रिएक्शन करवानी है। सिमिलरली ये बॉन्ड टूटेंगे, ऐसे टूटेंगे, यहां पे Cl, यहां पे Cl और यहां पे PCl3 कर लोगे। देखो भाई, क्या बनेगा? RCOCl बनेगा, ठीक, और दूसरा R-COCl बनेगा, बोलो, और POCl3 बनेगा। यही तो बन रहा है। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखो, विद अमाइड, अगर अमाइड के साथ रिएक्शन करा दी जाए, तो अमाइड के साथ भी आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे? RCONH2 की रिएक्शन, ठीक, PCl5 के साथ क्या होगा? इसमें एक तो बनेगा RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड बन गया, ठीक, अमाइड के साथ रिएक्शन कराने पे, और क्या बनेगा? POCl3 बनेगा, ठीक, प्लस HCl, 2 HCl के मोल। समझ आ रही बात? तो देखो, अमाइड की रिएक्शन PCl5 के साथ करी, क्या बना? साइनाइड बना। साइनाइड का आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। साइनाइड का अगर आप कंप्लीट आप रिडक्शन कर देंगे, क्या बनेगा? प्राइमरी अमीन बनेगा। प्राइमरी अमीन क्या देते हैं? आइसोसाइनेट टेस्ट देते हैं। ये कहां पढ़ा हमने? अभी तक पढ़ा ही नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। समझ आ रहा है? तो फिर आगे हो जाएगा अपना ये, ठीक, एल्काइल हैलाइड में कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूं कि ऐसे लाइन से रिएक्शन दे सकता है। ए के ऊपर किसी रिएजेंट की रिएक्शन कराई, बी बना, बी के ऊपर दूसरे रिएजेंट की रिएक्शन कराई, सी बना, सी के ऊपर दूसरे की रिएक्शन कराई, तो ऐसे सीरीज में रिएक्शन देता ना एग्जामिनर। तो ऐसे आपको सोचना आना चाहिए, वो मैं सिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो बस इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर आपको कार्बोनिल सब्सटेंस के साथ रिएक्शन दी जाए, किसकी? PCl5 की, विद कार्बोनिल सब्सटेंस। देखो, इसमें क्या होगा? ये होगा ऐसे, C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करोगे ना, तो यहां पे ऐसा लिख लो, ये PCl5 है, ठीक, समझ आ रहा है भाई? यहां पे क्या होगा? ये POCl3 निकल जाएगा ऐसे, ठीक, और यहां पे क्या बन जाएगा? ये Cl2, ठीक, और POCl3 बन जाएगा। कोई डाउट है क्या? सिमिलरली यहां पे अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, तो सीधा सा मतलब आप ये समझो, जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है RCOH, ठीक, यानी एल्डिहाइड के साथ PCl5 के साथ रिएक्शन दे दी, तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना आपको, सिंपल है। देखो क्या करोगे, ये जो RCH है इसके 2 Cl लगा दो, ठीक, प्लस POCl3 बना दो, और कुछ नहीं है, ठीक, डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। और यहीं पे अगर ये हो जाए RCO R- C डबल बॉन्ड O, तो PCl5 के साथ रिएक्शन है,
तो इसमें क्या करोगे, आर सी आर डैश और यहाँ पे एक Cl, एक दूसरा Cl और POCl3। ठीक, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बस एक बार लिख लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट टॉपिक, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हेडिंग डाल लो, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है हैलोजन एक्सचेंज होगा। एक्चुअल में होता क्या है, एक एल्काइल हैलाइड से हम दूसरे टाइप का एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को एल्काइल क्लोराइड दिया गया है, उससे मैं क्या करूं, एल्काइल फ्लोराइड या एल्काइल आयोडाइड बना लूं, तो इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है चैप्टर 10 में। ठीक, अच्छे से करना है। दो रिएक्शन आएंगी, दोनों ही नेम रिएक्शन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है आपसे। रिएक्शन का नेम पूछ सकता है, रिएक्शन का रिएक्टेंट, रीजेंट, सोलवेंट या प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं लिखवाऊंगा ऐसे की ऐसी आपको याद रखनी है, और एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। देखो यहां पे मान लीजिए RX की रिएक्शन मैं किसके साथ कराता हूं, NaI के साथ करवाता हूं। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक, ड्राई एसीटोन, तो यहां पे क्या बनता है, RI बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है, और इसके साथ क्या बनता है आपका NaX, इसका PPT बनेगा। अब बात यहां पे ये है कि X क्या है, X इज Cl और Br, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। यानी एल्काइल आयोडाइड जो हम बनाते हैं किससे बनाते हैं, एल्काइल क्लोराइड से या एल्काइल ब्रोमाइड से। और इस रिएक्शन का नेम क्या है, इस रिएक्शन के अगर नेम की बात की जाए तो इसका नेम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक, ऊपर लिख लेना पहले, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, हम क्या करेंगे, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब देखो ड्राई एसीटोन का काम क्या है, यहाँ पे जो NaCl और NaBr बनेगा ना, ड्राई एसीटोन क्या करेगा, उसका PPT बना देगा। PPT बना देगा यानी नीचे जाकर के बैठ जाएगा, भाई बहुत स्टेबल हो जाएगा ये प्रोडक्ट। और जितना स्टेबल प्रोडक्ट होगा रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये पढ़ते हैं हम ली चैटलियर प्रिंसिपल में। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ड्राई एसीटोन इसका PPT बनाता रहेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी। तो एल्काइल आयोडाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये लिख लेना, NaCl और NaBr formed is precipitated by dry acetone. So reaction moves in forward direction according to Le Chatelier principle। ठीक है भाई। अब ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन आपकी रिएक्शन बीकर में हो रही है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड बन रहा है, NaCl और NaBr बन रहा है, तो ड्राई एसीटोन क्या कर रहा है, उसकी PPT बना रहा है। तो नीचे PPT बनती जा रही है, तो नीचे देखो सॉल्यूशन से जितना नीचे बैठता जाएगा, हम क्या कहेंगे, एक टाइप से प्रोडक्ट आप रिएक्शन में बाहर निकाल रहे हो, और प्रोडक्ट जितना बाहर निकालते रहोगे रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड जाती रहेगी। भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल यही कहता है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में करनी है तो प्रोडक्ट कम करते जाओ, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। या एक काम कर दो, रिएक्टेंट को बढ़ा दो, ये भी मेथड है। ठीक, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। या तो रिएक्टेंट को बढ़ा दो या प्रोडक्ट को कम कर दो। इस रिएक्शन में क्या हुआ, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता गया उसको नीचे नीचे प्रेसिपिटेट करता रहा एसीटोन, और इससे बेनिफिट क्या हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिटेल में मैं आपको कहां पे पढ़ाऊंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपने 11th में पढ़ रखा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो हैलोजन एक्सचेंज मेथड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, हैलोजन एक्सचेंज मेथड के बाद ये आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन भी इजी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे भी हम क्या करेंगे, RX ले लिया, एल्काइल क्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, AgF के साथ करवाई जाती है। इसके साथ हीट करते हैं, इसको थोड़ा हीट करेंगे। ठीक, एल्काइल हैलाइड को AgF के साथ हीट करने पे आपको क्या मिलेगा, RF मिलेगा प्लस AgF। ठीक, इसकी PPT बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? X क्या हो सकता है, X आपका Cl हो सकता है,
और Br हो सकता है, यानी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से बनाते हैं। और यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देना, यहाँ पे ये रिएक्शन जब हम लिखते हैं, जैसे AgF है, इसकी जगह HgF2 भी यूज कर सकते हैं, Hg2F2, या COF2 भी यूज कर सकते हैं, या SbF3 भी आपको दिया मिल सकता है। इन सभी केस में क्या कहलाएगी, ये श्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाएगी। तो आपको पता होना चाहिए हम फिंकलस्टीन रिएक्शन से क्या बनाते हैं, एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, समझ आ रही बात। और एल्काइल फ्लोराइड किससे बनाते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन से बनाते हैं। दोनों नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी गई है, इसलिए आपको अच्छे से करना है, ठीक। इनको अलग पेज पे लिख लेना जहां पे नेम रिएक्शन आप अलग से लिखते हो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये था आज का आपका लेक्चर। देखो अब NSR इन ईथर बचा हुआ है, वो मैं अभी नहीं करवा रहा क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी पहले ही लंबा हो चुका है और लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, NSR कल के लेक्चर में आते ही सबसे पहले NSR करेंगे। तो आपको आज इतना ही पढ़ना है। एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको ये बता देता हूं मैंने आज क्या पढ़ाया है। देखो सबसे पहले मैंने आज आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस बताई थी, जो कि एक नेम रिएक्शन है, ईथर बनाने के काम में आती है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एल्काइल हैलाइड अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, यानी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो उस रिएक्शन में हमें SN2 मैकेनिज्म से ईथर मिलता है। अगर इसी रिएक्शन में हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और वहां पे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो सोडियम एल्कोक्साइड वहां पे न्यूक्लियोफाइल का काम न करके बेस का काम करता है, E2 रिएक्शन देगा और E2 रिएक्शन देते हुए क्या बनाएगा, वहां पे एल्कीन बना लेगा। ये थी आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अच्छे से आपको समझनी है, अच्छे से करनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमने एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल देखे थे। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब यह है जिसके पास 2 डोनर एटम हो, जैसे साइनाइड है। साइनाइड में कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। जब कार्बन डोनेट करेगा तो साइनाइड बनेगा और जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा आइसोसाइनाइड बनेगा। अगर हम जैसे मान लीजिए एल्काइल हाइड्राइड की रिएक्शन KCN के साथ ले लिया, NaCN के साथ ले लिया, यानी आयनिक कंपाउंड के साथ ले ले जहां पे CN- एजन एनायन मिल रहा हो, तो वहां पे कार्बन डोनेट करेगा तो साइनाइड बनेगा। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड जैसे AgCN के साथ लें तो वहां पे Ag और C का कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करता है और वहां पे आइसोसाइनाइड बनता है। ऐसा ही आपका नाइट्रो एल्केन्स में और नाइट्राइट में एल्काइल नाइट्राइट में था, उसमें क्या था, अगर हम KNO2 ले लें तो KNO2 में अपने को क्या मिलता है, NO2-, इसमें ऑक्सीजन पे माइनस है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड में कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, वहां बनेगा आपका एल्काइल नाइट्राइट, ठीक। और यहीं पे अगर हम कोवलेंट कंपाउंड यानी AgNO2 ले लें तो इसमें क्या होगा, AgNO2 में नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन डोनेट नहीं करता, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन्स बनेगी। ये पढ़ा था हमने। फिर इसके बाद हमने OMC पढ़े थे, यानी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़े थे। जैसे RX की रिएक्शन अगर Mg ईथर के साथ करवा दे, RMgX बनता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। फिर हमने पढ़ा था अगर इसी की रिएक्शन RX की रिएक्शन Zn के साथ करवाई जाए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, R2Zn बनता है, यानी फ्रैंकलैंड रीजेंट बनता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था अगर RX की रिएक्शन लिथियम के साथ कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय कॉपर आयोडाइड, तो इस रिएक्शन में R2 LiCu बनता है, जिसे हम गिलमांस रीजेंट कहते हैं, जो कोरे हाउस सिंथेसिस में रीजेंट का काम करता है। समझ आ रही बात। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर NaPb के साथ हीट कर दें तो वहां पे R4Pb बन जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेट्रा इथाइल लेड जो एंटी नॉकिंग एजेंट है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था NSR इन एल्कोहल। NSR इन एल्कोहल में हमने पढ़ा था अल्कोहल की रिएक्शन अगर HX के साथ करवा दी जाए, एसिड लाइक HF HCl HBr HI, ठीक। HBr HI के साथ मेन रिएक्शन करवाते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा एसिडिक होते हैं। देखो रिएक्टिविटी ऑफ HX का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, HI की सबसे ज्यादा होगी, फिर HBr की, फिर उससे कम HCl की, सबसे कम HF की, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ROH में जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा था तो यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल का आपका अल्कोहल में ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करता है, H+ को अपने लोन पेयर डोनेट करता है, वहां पे क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा जल्दी H+ देगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो फिर हमने क्या देखा, फिर यहां से क्या बनेगा, ये हाइड्रोनियम आयन जो बनेगा वहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, कार्बोक्टाइन बनेगा, कार्बोक्टाइन पे हैलाइड एनायन अटैक करके क्या बना लेता है, एल्काइल हैलाइड बना लेता है। तो इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोक्टाइन बनता है, इसलिए अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात की जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन होगा। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद लुकास रीजेंट पढ़ा था, लुकास टेस्ट पढ़ा था। लुकास रीजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl + ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2। तो इसकी रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ बनाई जाए कराई जाए तो एल्काइल क्लोराइड बनाता है और व्हाइट टर्बिडिटी देता है।
अगर प्राइमरी अल्कोहल ले लिया जाए तो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन 30 मिनट में देते हैं, यानी वाइट टर्बिडिटी 30 मिनट में देंगे। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो 5 मिनट में रिएक्शन देते हैं। और अगर बात की जाए टर्सरी अल्कोहल की, उनकी रिएक्टिविटी और फास्ट होती है, वो 2 से 3 सेकंड में ये रिएक्शन दे देते हैं, यानी इमीडिएटली ये रिएक्शन दे देते हैं। ये था अल्कोहल इन एनएसआर। नेक्स्ट देखो डार्जन रिएक्शन हमने पढ़ी थी। डार्जन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि आरओएच यानी अल्कोहल की रिएक्शन अगर थाइलिन क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ कराई जाए तो हमें RCl मिलता है, अल्काइल क्लोराइड, SO2 गैस मिलती है और HCl गैस मिलती है। ये अल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड होता है। इसका रीजन ये है, जैसे ही हमने ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई, क्या बना, अल्काइल क्लोराइड बनता है, SO2 गैस बनती है और HCl गैस बनती है। तो ये गैसियस प्रोडक्ट जो बनेंगे SO2 गैस और HCl, ये क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सर से निकलते रहेंगे और लीच एट क्लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितना प्रोडक्ट बाहर निकलेगा उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जैसे हमने यहां पे देखा था। बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो डार्जन रिएक्शन है ये 2 मैकेनिज्म से होती है। अल्कोहल की रिएक्शन अगर सीधी SOCl2 के साथ दे रखी है तो SNI मैकेनिज्म होगा, यानी इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और इसमें हमें अगर कायरल अल्कोहल दे रखा है, सीधा रिटेंशन का प्रोडक्ट मिलता है, इसमें कोई आपका चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर अल्कोहल का कॉन्फ़िगरेशन आपका R है तो हमारा अल्काइल क्लोराइड का भी कॉन्फ़िगरेशन SNI में क्या रहेगा, उसका भी R रहेगा। ये S है तो ये भी S रहेगा, ठीक, जो रिएक्टेंट का वही प्रोडक्ट का रहेगा। लेकिन अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine अगर दे दी जाए तो वहां पे क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म हो जाता है और SN2 मैकेनिज्म में प्रोडक्ट इन्वर्टेड मिलेगा। यानी अल्कोहल अगर R है तो अल्काइल क्लोराइड S मिलेगा, अगर अल्काइल क्लोराइड अल्कोहल अगर S है तो ये अल्काइल क्लोराइड जो मिलेगा वो R मिलेगा। समझ आ रही बात, इतना समझ में आ। ये डार्जन रिएक्शन हो गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन विद PCl5 पढ़ी थी, वो तो बिल्कुल सिंपल इजी सी रिएक्शन है, वो आपको मेरे ख्याल में इजीली समझ में आ गई होगी, एक बार देख लेना। अब लास्ट हमने हैलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ा, फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी थी कि फिंकलस्टीन में हम क्या बनाते हैं, अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो इसमें होता क्या, ड्राई एसीटोन का काम क्या है, जो NaCl या NaBr बनेगा उसकी वो PPT बनाता रहेगा और जैसे इसकी PPT बनती रहेगी वो नीचे बैठता रहेगा, तो NaCl या NaBr सॉल्यूशन में खत्म होता रहेगा क्योंकि PPT बनके नीचे बैठ जाएगा। और यहाँ पे एक टाइप से प्रोडक्ट खत्म हो रहा है तो लीच एट क्लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ये हमने पढ़ा। फिर श्वार्ट्ज रिएक्शन हमने पढ़ी, ये अल्काइल फ्लोराइड बनाने का मेथड है। कैसे बनाते हैं, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ करा सकते हैं, AgF के साथ, Hg2F2 के साथ, COF2 के साथ या SbF3 के साथ हीट करके हम अल्काइल फ्लोराइड बना देते हैं और बाकी AgF वगैरह जो बनेगा उसकी PPT बन जाएगी। AgF नहीं, यहाँ पे AgX आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे क्या आएगा, AgX आएगा, कर दोगे, AgCl AgBr बनेगा। ठीक, ये था आज का आपका लेक्चर। NSR इन ईथर बचा हुआ है, कल वो कर लेंगे। तो इसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। कल का लेक्चर देखने के बाद आप क्या कर सकते हो, SN1 SN2 यानी NSR के क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं तो बल्कि ये कहूंगा आपको कि आप पूरी एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद, पूरी NSR पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे ना, आपको ज्यादा मजा आएगा। आपको ये पता चलेगा कि SN1 कहां होगी, SN2 कहां होगी, E1 कहां होगी, E2 कहां होगी। हो सके तो आप ये सारे 4-5 लेक्चर एक साथ देखने के बाद, यानी NSR और एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस करें, ज्यादा मजा आएगा। लेकिन NCERT साथ के साथ पढ़ते रहे। आज के केस में आपको बता देता हूं मैं NCERT में आपको कहां से पढ़ना है। देखो हैलोजन एक्सचेंज मेथड आपका हैलोजन में दिया गया पेज नंबर 289 पे, ये देखा हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ये दोनों रिएक्शन दी गई है, फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिर इसके बाद आप अल्कोहल में आ जाओ। अल्कोहल में हमने क्या पढ़ना है, देखो NSR इन अल्कोहल जो हमने पढ़ा था है पेज नंबर 330 पे, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर में दिया हुआ है मेरी NCERT में। तो यहाँ पे लिखा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन, ये 2 ही रिएक्शन आपको पढ़नी है, उसके बाद का पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। और NSR इन ईथर्स हम कल पढ़ेंगे। इतना ही पढ़ दो। NCERT पढ़ने में मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगेगा। ये 4-5 लाइन यहाँ से पढ़नी है, 4-5 लाइन वहां पे लिखी हुई है आपकी, जो आपने अभी मैंने आपको बताया था 289 पेज पे। 289 पेज पे क्या बताया था, फिंकलस्टीन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। बस ये करना है आपको, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लेना। कल NSR इन ईथर पढ़ेंगे, इसके साथ एरोमेटिक कंपाउंड की NSR पढ़ेंगे और SNAE पढ़ेंगे, SNAE पढ़ेंगे, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे। थैंक यू।